गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रिय विद्यार्थियों, हमने मानव भूगोल जो हमारा विषय है 10+2 आर्ट का, उसमें फर्स्ट चैप्टर जो है फर्स्ट लेसन के दौरान फर्स्ट जो हमारा लेसन है उसमें कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे, जिसमें मानव भूगोल की कुछ परिभाषाएं हमने कर ली थी। इसके अलावा मानव भूगोल का विषय क्षेत्र और उसकी प्रकृति हमने इससे पहले वाले वीडियो में कर लिए थे। आज हम जो करेंगे उससे पहले मैं चाहूँगा कि एक बार जो पहले करवाया गया है उसको थोड़ा दोहरा दिया जाए। उसमें हमारी पहली परिभाषा थी, वो है रेटजेल जी के अनुसार। उन्होंने बताया है कि मानव भूगोल क्या है। मानव भूगोल मानव समाजों व इस धरातल का अंतर संबंधित एक संश्लेषित अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल ये किसने कहा है? रेटजेल जी। रेटजेल भूगोल वेता हुए हैं। उन्होंने कहा है कि मानव समाज वह किसके साथ संबंध बताया गया है? भूपृष्ठ। मानव समाज और भूपृष्ठ का जो संश्लिष्ट अध्ययन है वो मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, ऐसा रेटजेल जी ने बताया था, जो भूगोल वेता हैं उन्होंने। तो इस परिभाषा को आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और आप इस पर याद भी करेंगे। दूसरी जो परिभाषा हमने पिछली उसमें करवाई थी, पिछली क्लास में, वो थी, इनकी शिष्या है रेटजेल जी जो हैं, उनकी शिष्या हैं कुमारी एलन सैंपल। उन्होंने क्या बताया? दूसरी परिभाषा हमने कर ली थी, जो थी कुमारी एलन सैंपल, जो शिष्या रही है रेटजेल जी की। उन्होंने अपनी परिभाषा दी अस्थिर पृथ्वी व किसके बीच संबंध बताया? क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन, है। ये कुमारी एलन सैंपल ने बताया कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। ये दोनों परिभाषाएं हमने करवा दी थी पिछली क्लास में। आज हम करवाएंगे मानव भूगोल के अंतर्गत आने वाले कुछ विचार हैं और उन विचारों को ही वाद कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा, गांधीवाद सुना होगा, पढ़ा होगा। गांधीवाद जो है वो गांधी की विचारधारा को कहते हैं। इसी प्रकार हमारे मानव भूगोल में भी 3 वाद हैं। नंबर 1 है पर्यावरणवाद। इसको प्रकृतिवाद भी कहते हैं। ये जो वाद है
इसको नियतिवाद भी कहते हैं, नियतिवाद। ये इन नामों से इसको जाना जाता है। ये जो वाद है, विचारधारा भी हम इसको कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं इसको, पर्यावरणीय विचारधारा, पर्यावरणीय विचारधारा इस विचारधारा को मानने वाले जो व्यक्ति हैं, भूगोलवेत्ता हैं, वो रेटजेल जी हैं। इस विचारधारा को मानने वाले व्यक्ति रेटजेल जी हैं, इन्होंने जिसकी हमने पहले परिभाषा कर ली है, वही इस विचारधारा के मानने वाले हैं। देखिए, रेटजेल, इनको फ्रेडरिक रेटजेल भी बोल देते हैं, फ्रेडरिक रेटजेल। इन्होंने 1911 में इस वाद को, विचारधारा को प्रस्तुत किया था। 1911 में इस विचारधारा को पर्यावरणीय निश्चयवाद, प्रकृतिवाद या नियतिवाद, किसी भी नाम से आपको कहिए, ये विचारधारा दी थी 1911 में फ्रेडरिक रेटजेल। इस विचारधारा के अनुसार ये बताया गया है कि प्रकृति ही सब कुछ है। इस विचारधारा की मान्यता क्या है? प्रकृति सर्वोपरि है, सर्वोपरि है। प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है कि प्रकृति जो है वो ताकतवर है और मनुष्य जो है प्रकृति का दास है। प्रकृति की इच्छा के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। इस विचारधारा के अनुसार प्रकृति को सर्वोपरि कैसे माना गया है? उन्होंने बताया है कि प्रकृति हमारे जीवन को प्रभावित करती है। हर व्यक्ति का जीवन प्रकृति निर्धारित करती है, वो जीवन कैसे जिएगा। ये विचारधारा जो है प्रकृति को ताकतवर मानती है, प्रकृति शक्तिशाली है, प्रकृति शक्तिशाली है, मानव उसका दास है। मानव प्रकृति का दास है। ये विचार जो है रेटजेल जी ने रखे थे, उनकी ये विचारधारा है। इन्हीं की फिर शिष्या हुई है, जिनकी पिछली क्लास में भी हमने परिभाषा पढ़ी थी, जिन्होंने कुमारी एलन चर्चिल सैंपल, जिन्होंने कहा था कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन मानव भूगोल है। रेटजेल ने भी इनकी विचारधारा का समर्थन किया है। एलन ने ये कहा है कि जो प्रकृति है वो अपना असर दिखाती है। अलग अलग परिवेश में अलग अलग जीवन जीते हैं लोग। इन्होंने ये बताया है, एलन ने, कि पर्वतीय जो इलाके हैं, पर्वतीय इलाकों पर
क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों के पैर मजबूत होते हैं, मजबूत होते हैं। ये बताता है हमें कि वहां का पर्यावरण किस प्रकार का है, उसकी वजह से वहां उन लोगों के पैर मजबूत हुए हैं। दूसरे इसमें है समुद्र के इलाकों के पास, समुद्री क्षेत्र के लोगों के कंधे व सीना मजबूत होता है, मजबूत होता है। ये चीजें हमें बताती हैं कि पर्यावरण किस प्रकार से हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, पर्यावरण किस प्रकार से मनुष्य को प्रभावित करता है, ये चीजें हमें बताती हैं। ये उदाहरण स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य के ऊपर प्रभाव प्रकृति का होता है, प्रकृति अपनी छाप मनुष्य पर छोड़ती है और उसका जीवन उसी तरह से चलता है। अरस्तु हुए हैं, उन्होंने भी ये बताया है, यूरोपियन विद्वान हुए हैं, उन्होंने बताया है कि एशियन जो लोग होते हैं, एशिया महाद्वीप में रहने वाले जो लोग होते हैं वो आलसी होते हैं। उसका कारण है हमारे यहाँ वातावरण जो है वो गर्म है और गर्म वातावरण में मनुष्य का स्वभाव आलसी हो जाता है और वो ठीक ढंग से अपना मानसिक विकास कम कर पाता है या वातावरण उसको करने नहीं देता है। ठंडे इलाकों में जो लोग रहते हैं उन लोगों का दिमाग जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता है और वो लोग अपना विकास जो है वो ज़्यादा करते हैं, मानसिक विकास उनका ज़्यादा हो जाता है। ये इफेक्ट जो है वातावरण के बताए गए हैं। इन्होंने कुमारी एलन ने ये भी बताया है कि मनुष्य जो है वो एक मोम के समान है, उसका जीवन, और प्रकृति उसको अपनी मर्जी से उसको ढालती है, उसका जीवन उसके हिसाब से चलता है। तो ये विचारधारा, पहली हमारी जो विचारधारा है वो इन दोनों विद्वानों के अनुसार प्रकृति को ज्यादा महत्व दिया गया है। दूसरी विचारधारा देखिए, वो है संभववाद। दूसरी विचारधारा संभववाद। ये विचारधारा पहली विचारधारा को देने वाले थे रेटजर। ये जो विचारधारा है इसके विचारधारा को देने वाले व्यक्ति जो भूगोलवेत्ता हैं वो हैं पॉल विडाल डी ब्लास। इन्होंने ये विचारधारा प्रस्तुत की है। ये जो विचारधारा देने वाले हैं ये जर्मनी के भूगोलवेत्ता हैं, जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। ये जो पहली विचारधारा दी है ये जर्मनी देश के हैं। और ये जो दूसरी विचारधारा दी है, संभववादी विचारधारा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं, सॉरी ये फ्रांसीसी विद्वान हैं।
इन्होंने इनके विपरीत कहा है। पॉल विडाल डी ब्लास ने अपनी विचारधारा में बताया है कि मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा कोई भी असंभव कार्य संभव कर सकता है। इनकी मान्यता है कि मनुष्य अपनी बुद्धि व विवेक से हर कार्य कर सकता है। कैसे? जैसे नदियों को पार करने के लिए पुल बनाए गए हैं। पुल बनाए गए। ये विचारधारा ये बताती है कि मनुष्य अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा हर कार्य कर सकता है, हर कार्य संभव है। नदियां जो हैं उनके ऊपर हमने पुल बना लिए हैं और बड़ी आसानी से हम लंबे लंबे रास्ते, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं उनके ऊपर से हमने बना रखे हैं और हम उनको पार कर सकते हैं आसानी से। तो हमने जो एक रुकावट थी, बाधा थी नदी के रूप में, उसको हमने पार कर लिया अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा। गर्मी को दूर करने के लिए एसी का निर्माण हमने कर लिया है। एसी का निर्माण हमने कर लिया है। गर्मी जो है उसको दूर करने के लिए हमने गर्मी को हरा दिया है और हम अपने हिसाब से अपने टेम्परेचर को मेंटेन कर पाए हैं। ये हमारी जीत है पर्यावरण के ऊपर, ये विचारधारा ये बताती है। तो ये मानते हैं कि मनुष्य जो है अपनी बुद्धि और विवेक के द्वारा हर कार्य को संभव बना सकता है। उसने अंधकार को दूर करने के लिए, अंधेरे को दूर करने के लिए लाइटों का विकास कर लिया गया है। लाइटों का निर्माण कर लिया है। देखिए, ये दूसरा जिसका उदाहरण है वो हमें बताता है कि जब अंधकार होता है, अंधेरा छाता है, तो हम अंधेरे को दूर करने के लिए लाइटों का विकास कर लिया है मानव ने, और उसने प्रकृति के ऊपर जीत हासिल कर ली है। ये दो विचारधाराएं हमें बताती हैं कि किस प्रकार से प्रकृति और मानव के बीच संबंध है। तीसरी जो विचारधारा है वो है नवनिश्चयवाद। थोड़ा नीचे लिख देते हैं। नवनिश्चयवाद जो है ऊपर की दोनों जो विचारधाराएं हैं उनका दोनों का समर्थन करता है। वो कहता है ना प्रकृति सर्वोपरि है और ना ही मानव सर्वोपरि है,
दोनों का जो प्रभाव है वो संयुक्त रूप से अगर मिक्स कर लिया जाए, दोनों को सही रूप में अगर इस्तेमाल किया जाए तो ये विकास को सही दिशा दे सकता है। इस विचारधारा के अनुसार ये मान्यता है, इस विचारधारा को देने वाले ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर ये ऑस्ट्रेलिया के हैं, ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। ग्रिफिथ टेलर जो है उन्होंने नव निश्चयवाद के विचार को रखा था। इसको आधुनिक निश्चयवाद, वैज्ञानिक निश्चयवाद के नाम से भी जाना जाता है। आधुनिक मतलब वर्तमान समय में जो मान्यता है, जिस विचारधारा को मानते हैं, और वैज्ञानिक मतलब एक तार्किक ढंग से जो विचारधारा है विकास की, वो इसको हम कह सकते हैं वैज्ञानिक निश्चयवाद इसको कहते हैं। इसके प्रतिपादक ग्रिफिथ टेलर, उनकी ये विचारधारा है और उन्होंने बताया है कि प्रकृति से, पर्यावरणीय निश्चयवाद जो कहता है कि प्रकृति सर्वोपरि है, उन्होंने माना है कि प्रकृति कम नहीं है, प्रकृति भी अपने आप में बहुत ताकतवर है, बहुत पावरफुल है, और मनुष्य भी अपनी बुद्धि और विवेक की वजह से काफी योग्य है। इन दोनों को अगर मिक्स कर लिया जाए, प्रकृति की अनुमति लेकर के अगर विकास किया जाए, अगर प्रकृति की अनुमति लेकर विकास किया जाए तो विकास सही चलेगा। उन्होंने बताया है कि मनुष्य जिस प्रकार से हम ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, जैसे कोई भी व्यस्त चौराहा आपने देखा होगा, उसके ऊपर लाइटें लगी रहती हैं, 3 लाइटें अक्सर आपको दिखाई देगी। सबसे पहली जो लाइट होती है, फर्स्ट लाइट, वो होती है रेड लाइट। दूसरे नंबर पर जो होती है वो होती है आपकी येलो लाइट। नंबर 3 पर जो रहती है वो होती है आपकी ग्रीन लाइट। ये सिग्नल है, संकेत है, जो चौराहे के ऊपर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं या व्यवस्थित करते हैं। रेड लाइट हमें क्या कहती है? रुको, स्टॉप, रोकने की तरफ संकेत करती है। जो येलो लाइट है वो हमें संकेत करती है चलने के लिए तैयारी, चलने की तैयारी। मतलब आप चलने के लिए तैयार होंगे, पहले रेड लाइट आपको दिखाई देगी, आप रुकेंगे, अपने व्हीकल को रोकेंगे, या आप पैदल हैं तो खुद रुकेंगे, और उस रेड लाइट, जब तक रेड लाइट रहेगी आप रुके रहेंगे, अपने व्हीकल को रोके रखेंगे। जैसे ही रेड लाइट के बाद तुरंत बाद येलो लाइट आती है। येलो लाइट आपको ये बताती है कि अब आपको चलने के लिए तैयार होना है, चलना नहीं है, चलने के लिए तैयार होना है। और जैसे ही वो येलो लाइट के बाद ग्रीन लाइट आएगी, उसके बाद आपको चल पड़ना है। ठीक प्रकृति भी इसी तरह से, अगर प्रकृति को इसी तरह से हम विकास के क्रम में शामिल करें तो प्रकृति भी हमें कठिनाइयां नहीं देगी, हमारे सामने दुर्घटना नहीं होगी, हमारे सामने दिक्कतें नहीं आएंगी, और प्रकृति हमारा विकास अच्छे ढंग से करेगी और हम अपने जीवन को सुखमय और एक सतत विकास की तरफ ले जाएंगे। इस विचारधारा को इसीलिए आधुनिक विचारधारा कहा गया, इसीलिए इस विचारधारा को वैज्ञानिक विचारधारा कहा गया। उन्होंने बताया प्रकृति अब कैसे, अब आपने देख लिया कि चौराहे पर तो लाइट दिखाई देती है, उसका प्रकृति से और इससे क्या लेना देना। अब आप समझेंगे प्रकृति क्या करती है। प्रकृति ये कहती है, नंबर 3 जो ग्रीन लाइट है वो कहती है चलो, चलने के परमिशन देती है कि भाई चलिए।
अब क्या करती है प्रकृति, जैसे रेड लाइट है, रेड लाइट प्रकृति कैसे दिखाएगी, प्रकृति में तो कोई लाइट नहीं लग रही, लेकिन हमें समझना है उस चीज को कि जैसे मानिए ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, टेम्परेचर बहुत बढ़ रहा है हमारी पृथ्वी का, पूरी पृथ्वी का गर्म होना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या है, जो हमारी पृथ्वी के ऊपर टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, उसके बढ़ने से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, भूमध्य रेखा के आसपास से यहाँ से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो क्या होगा, तो ध्रुवों के ऊपर ये नॉर्थ पोल है और ये इधर साउथ पोल है, ध्रुवों के ऊपर आप जानते हैं कि बहुत सारी बर्फ जमी रहती है, दोनों ध्रुवों पर बर्फ है, और वो बर्फ जो है जैसे जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ेगा उसकी वजह से यहाँ से वो बर्फ पिघलेगी, और पिघलने के बाद वो पानी के रूप में नदियों के द्वारा समुद्रों में मिल जाएगी, वो बर्फ पानी बन के समुद्रों में आ जाएगी। और जैसे ही समुद्रों का लेवल, वाटर लेवल बढ़ेगा, जैसे ही बर्फ से पानी ज्यादा पिघल करके नीचे आएगा तो वाटर लेवल बढ़ेगा यहाँ, और वाटर लेवल बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारों पर जो जगह स्थित है वो जगह पानी में डूब जाएंगी, जलमग्न हो जाएंगी। तो ये स्थितियां अब हमने देखी, सैटेलाइट से हमने ये चीजें देखी हैं कि भाई जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पहले जैसे मान लीजिए यहाँ तक बर्फ जो है पिघल रही थी, अब देखा गया है कि कुछ आगे तक बर्फ पिघल रही है दोनों ध्रुवों। अगर ये बर्फ यहाँ तक पिघल रही थी पहले और अब यहाँ तक पिघल रही है तो इसका मतलब टेम्परेचर पहले कम था, अब ज्यादा हो गया है। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये दुर्घटना हो सकती है, हमारी पृथ्वी का भाग जलमग्न हो जाएगा। तो ये संकेत करता है कि रुको, प्रकृति कहती है रुकिए, अन्यथा कोई दुर्घटना हो जाएगी, हमें रोकने का संकेत कर रही है, हमें बता रही है प्रकृति कि टेम्परेचर मत बढ़ाइए अन्यथा एक्सीडेंट होगा। रेड लाइट हमें दिखा दी है उसने, ये रेड लाइट रुको का संकेत करती है। दूसरा क्या है, हमने ये चीजें देखी, जैसे मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ तक बढ़ा है, एक बार फिर देखिए आप, ये हमारी पृथ्वी ये भूमध्य रेखा है, इसके पास ये ध्रुव है, हमारे नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। यहाँ मान लीजिए यहाँ तक बर्फ जो है वो पिघल चुकी है, हमारी बर्फ का लेवल यहाँ तक है, पहले यहाँ तक और बाद में यहाँ। देखिए जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है वैसे वैसे पहले बर्फ यहाँ तक पिघलती थी, जैसे ही गर्मी बढ़ी है बर्फ यहाँ तक पिघलनी शुरू हो गई है, लेवल बढ़ा है इसका पिघलने का। इससे साफ होता है कि प्रकृति का टेम्परेचर बढ़ा है और वो रुकने का संकेत कर रही है। हम रुकेंगे, फिर येलो लाइट आएगी तो हमें पता चलेगा जब ये यहाँ तक बर्फ जमी रहेगी यहाँ तक, तो ये येलो लाइट का संकेत है, कहती प्रकृति हमें संकेत देती है कि अब आप अपना विकास का कार्य शुरू कर सकते हैं, आप टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं कुछ। तो अगर ये येलो लाइट हमें दिखाई देगी, मतलब यहाँ तक अगर बर्फ फिर से जमी रहेगी तो हमें ये संकेत दे रही है कि भाई आप अपना विकास शुरू कर सकते हैं। और ग्रीन लाइट जो है जब आती के साथ हम अपना काम शुरू कर देंगे, हम अपना विकास करेंगे, अपने उद्योग चलाएंगे, अपने मोटर व्हीकल को जो है वो इस्तेमाल करेंगे और हमारे विकास की जो गाड़ी है वो निर्बाध गति से चल सकेगी, किसी प्रकार की दुर्घटना होने का खतरा नहीं रहेगा। तो आज हमने ये 3 वाद जाने, पर्यावरणीय निश्चयवाद है, उसके बाद में संभववाद है, नवनिश्चयवाद है। इनको आपने अच्छी तरह से समझ लिया गया होगा। आपके द्वारा रेटजेल जो जर्मनी के भूगोलवेत्ता हुए हैं जिन्होंने ये पर्यावरणीय निश्चयवाद की विचारधारा दी, संभववाद की विचारधारा पॉल विडाल डी ब्लास जो फ्रांस के हैं उन्होंने ये विचारधारा दी, और उसके बाद जो नवनिश्चयवाद है वो ग्रिफिन टेलर ने जो ऑस्ट्रेलिया के भूगोलवेत्ता उन्होंने ये विचारधारा दी है। और इन तीनों ही विचारधाराओं को हम अपने विकास में शामिल करते हैं और हमारे विषय में भी ये तीनों विचारधाराएं हैं। तो इससे पहले हमने कर लिया है प्रकृति, मानव भूगोल की प्रकृति विषय क्षेत्र, उसकी परिभाषाएं, और आज हमने ये 3 वाद किए हैं। बाकी कक्षा आपकी जो है वो रेगुलर रहेगी, बाकी कल।